हेलो, यस शिवेन, यस सर। अब आवाज आ रही है आपको? जी सर, परफेक्ट आ रही चलो ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हाउ इकोनॉमिक्स सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अलग अलग तरह की इकोनॉमी में अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इकोनॉमी। तीन तरह की इकोनॉमी होती है जो कि क्लास 10th में आपने पढ़ा है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमी? कैन यू टेल मी? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इकोनॉमी। वो कौन कौन से आप बता सकते हैं? है। देयर आर थ्री काइंड ऑफ Economy. There are three kinds of economy. Can you tell me what are the different three kinds of economy? There are three kinds of economy in the world. Can you tell me what are the different kinds of economy? हेलो Hello. हेलो सर, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है मुझे। आपको आ रही है? मेरे को बहुत कम आ रही है, मतलब लो जिसे कहते हैं ना, जब मैंने वॉल्यूम फुल कर लिया। अब आ रही है आवाज आपको? सर थोड़ी क्रैक सी हो रही है। मेरी वीडियो आ रही है सर आपको? मेरी वीडियो भी नहीं आ रही ना। नहीं, वीडियो तो नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, वीडियो नहीं भी हो, आवाज आनी चाहिए। वीडियो भी ऑन कर लिया। एक सेकंड। हाँ सर, अब आ रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा था कि जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तीन तरह की इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से सॉल्व की जाती है। तो वो थ्री काइंड्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सा है? क्योंकि ये क्लास 10th में आपने पहले भी पढ़ रखा है। अच्छा व्हाट आर द थ्री काइंड्स ऑफ इकोनॉमी? सर, एक तो एक वो होता है जैसे प्राइमरी एक्टिविटी से लेके जो रिलेटेड होता है। एक सेकंड का टर्जरी। नहीं, वो तो थ्री डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। इकोनॉमी तीन है हमारे, तीन तरह के इकोनॉमी होते हैं। नोट डाउन: कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्टिक, मिक्स एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इज इट ओके? तो तीन तरह की इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जैसे इमेजिन करो, रियल वर्ल्ड इकोनॉमीज प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेट्स इमेजिन एन इकोनॉमी that produces only two goods: wheat and cloth. Only two goods: wheat and cloth. तो अब हमारे पास ये समस्या आती है कि अगर हम ज्यादा वीट प्रोड्यूस करते हैं तो क्लोथ नहीं रहता, अगर हम क्लोथ प्रोड्यूस करते हैं तो वीट नहीं होता। तो वी हैव टू चूज एनी वन पर्टिकुलर सिलेक्शन, एनी वन पर्टिकुलर गुड्स टू प्रोड्यूस। ठीक है? अब ये कुछ चीजें यहाँ पे स्लाइड पे नहीं है, यू कैन नोट डाउन इन द पेन। मैंने अभी बताया थ्री काइंड्स ऑफ इकोनॉमी है: कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है? व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी इंडिया इज? सर, मिक्स्ड इकोनॉमी। वेरी गुड। तो कैपिटलिस्टिक का नेचर क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? बेसिकली दे प्रोड्यूसेस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। उनका मोटिव होता है प्रॉफिट। यस। तो और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मोर प्रॉफिट। वेरी गुड।
और सोशलिस्टिक इकोनॉमी जैसे चाइना है, अर्लियर इट वाज रसिया, उनका मोटिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। उनका ये मोटिव होता है कि सोसाइटी के हर इंसान के पास गुड्स पहुंचे, सभी को बेनिफिट मिले, राइट। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी जस्ट लाइक इंडिया, who are catering the needs of both poorest as well as the rich people. Yes. अब जो यहाँ से शुरू हो रहा है, जो अगला स्लाइड, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। हाँ, यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है और इसी में एक वर्ड जुड़ जाएगा, कर्व। कर्व मतलब ग्राफ, तो हो जाएगा पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसी का नाम है yes, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और उसी का नाम है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। यस सर, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है ना। हाँ, तो अब हम आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एज द मीनिंग सजेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। यस सर, राइट, एंड गिवन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। राइट, मतलब इंडिया में आज अगर सिर्फ नॉर्मल ट्रेन चल रही है, तो उस नॉर्मल ट्रेन से अवेलेबल ट्रैक पे, ठीक है, हम मैक्सिमम कितने लोगों को एक दिन में ट्रैवलिंग की फैसिलिटी दे सकते हैं। ये है हाउ मच मैक्सिमम वी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेस एंड टू गुड्स, ओनली टू गुड्स। अब देखो इकोनॉमिक्स में एक चीज दिमाग में बिठा लो, वी ऑलवेज टेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स ओनली। हम सिर्फ दो गुड्स का कंपैरिजन लेते हैं, वी आर नॉट टेकिंग कंपैरिजन ऑफ अनलिमिटेड गुड्स, क्योंकि ग्राफिकली हम दो गुड्स को ही प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी, तीन चार को लेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। ये डिफिनेशन नोट कर लिया आपने? मैं एक्चुअली सर फोटो खींच रहा हूं, डायरेक्ट मैं बाद में कर लूंगा, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, आप फोटो जो भी लगे साथ के साथ करते जाना, ठीक है। हाँ जी सर, कर लिया। हाँ, अब देखो इसी चीज को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल पे दिखाएंगे, मींस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन और न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल रीऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वी कैन डू, हाउ मच वी कैन प्रोड्यूस of two goods from available resources, and their graphical representation, schedule presentation, numerical presentation is referred as production possibility schedule. Schedule मतलब नंबर, ठीक है। अब देखो अलग अलग पॉसिबिलिटी है, A B C D E F, राइट। अब यहाँ पे देखो 15। सर ये पॉसिबिलिटी किस चीज पे बेस्ड है? हाँ, अब हम आते हैं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल समझो, इसका सबसे बड़ा थिंकिंग इसमें बिहेवियर क्या है कि इंसान की आदत होती है, वो उस काम को पहले करता है जो उसे आसान लगता है, इजी होता है, राइट, और या जिसमें एफिशिएंट है। जैसे आपके पास मैं दो सब्जेक्ट का ऑप्शन देता हूँ, मैथ एंड अकाउंट। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आपके मन से क्या पढ़ना चाहोगे आज, तो आपका क्या जवाब होगा? अकाउंट, because you feel account is much easier than math, right? तो एग्जांपल ले लो हिंदी और इंग्लिश का। हाँ, तो you feel Hindi much easier than English और English is much easier than Hindi। तो जो इजी लगता है उसमें पहले प्रोडक्शन करते हो, उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। सर कुछ होते हैं जैसे स्पीकिंग में जैसे कोई प्रेफर करते हैं हिंदी ज्यादातर इंग्लिश से, एग्जैक्टली, और राइटिंग में हिंदी को छोड़ के इंग्लिश में लिखना है, राइट। तो जो आसान लगता है वो पहले होता है। तो यहाँ पे देखो, आपको एक इंसिडेंट बताऊं। हाँ, मैं जब 9th में था तो हमारी हिंदी में एक टीचर होती थी, वो सरलाट वर्बली लिखवाती थी, पहले रस्म लिखवाती थी पेपर में। तो उस टाइम पे वो जब डिक्टेट करती थी तो एक बच्चे ने पूरा सरलाट इंग्लिश व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दिया। अच्छा। और मैम ने राउंड लेते वक्त उसको चेक कर लिया, बेचारे को डिटेंशन दे दी। अब देखो यहाँ पे ये गलत है, अगर उसने किया तो उसका मतलब
उसकी स्किल। ये एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये बिहेवियर है। एग्जाम्पल आपको साफ दिख गया कि इंसान उसी काम को पहले करना चाहता है जो आसान लगता है, राइट। तो मतलब वो इजी, पहला यूनिट उसे क्लोथ प्रोडक्शन आसान लगा, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखना आसान लगा, तो उसने पूरा काम कर लिया, और हिंदी में लिखा ही नहीं उसने। क्लियर। लेकिन अगर टीचर उसे डराता है, धमकाता है, तो एक पेज हिंदी लिखने के लिए उसे शुरुआत में थोड़ा सा समझ गया मैं, आसान काम दिया, तो उसे क्लोथ का 1 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब उसे कठिन वर्ड दे दिए, अब उसे टफ वर्ड सेंटेंस बनाने के लिए दे दिया, और इंग्लिश तो उसे आती थी, लेकिन एक पेज की जो सेंटेंस बनाने के लिए 2 पेज इंग्लिश का काम छोड़ना पड़ा। अब अगर उसे तीसरा पेज भी लिखना है, अब सेंटेंस से ज्यादा आपके पास पैराग्राफ लिखना है, थिंकिंग करना है, उसे सोचने में टाइम लग गया, तो जितने देर में उसने 1 पेज हिंदी का लिखा, उतने में वो 3 पेज इंग्लिश में लिख सकता था, तो उसे 3 पेज इंग्लिश का सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब अगर उसे नोटिस लिखना है और टफ काम दे दिया, तो वहीं पे इंग्लिश की नोटिस वो 4 लिख सकता था, जितने भी उसने हिंदी का 1 लिखा, राइट। और अब उसने एक पेज का कहानी लिखना था, स्टोरी लिखना था, तो जितने देर में 1 पेज में स्टोरी के लिए वर्ड ढूंढता, अच्छे सेंटेंस बनाता 1 पेज का, तब तक वो 5 पेज इंग्लिश में लिख सकता था। इतना उसका टाइम लिमिट था, खत्म हो गया, अब 0 हो गया। टाइम लिमिट उसका रिसोर्स था। तो ये इसलिए मैंने समझाया एग्जाम्पल कि इंसान अपनी बिहेवियर क्या करता है, इजी काम पहले करता है, और इजी से जब टफ पे जाता है, उसे ज्यादा टाइम या ज्यादा खर्चा या ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, राइट। तो ये जो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो भी इसी पे लिया गया है कि पहले इजी काम किया, अब उससे जब टफ पे जाएंगे तो शुरुआत में थोड़ा इजियर काम दिया गया तो कम सेक्रीफाइस हुआ, फिर अगला गया तो और कम सेक्रीफाइस हुआ, ज्यादा हुआ, और टप पे गया और ज्यादा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, 2 घर बनना शुरू हुआ ग्राउंड लेवल पे, तो चूंकि दोनों ही ग्राउंड फ्लोर बनना था, तो मजदूर को सामान ऊपर नहीं ले जाना था, तो दोनों एक ही वक्त में प्रोड्यूस हो सकता था, ठीक है। अब अगर उसे फर्स्ट फ्लोर बनाना है, तो जितने देर में एक फर्स्ट फ्लोर बनेगा, उतने देर में ग्राउंड फ्लोर पे 2 घर बन जाते, क्योंकि वर्कर को सर पे सामान रख के ऊपर ले जाना, ऊपर नीचे लेके अगर अब वो थर्ड फ्लोर बनाने जा रहा है, तो उतनी देर में 3 नीचे के ग्राउंड फ्लोर बन सकते थे। अब अगर वो 4th फ्लोर पे जा रहा है, तो इतने देर में 4 ग्राउंड फ्लोर के घर बन सकते थे। अब अगर और ऊपर जा रहा है, 5th फ्लोर पे जा रहा है, तो इतने देर में 5 ग्राउंड फ्लोर के घर बन सकते थे। इतने रिसोर्सेज है, खत्म। इज इट क्लियर? अब देखो इस पे ढेर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। वाई अब ये जो हमारे पास एक के लिए हमने पहले 1 सेक्रीफाइस किया, फिर अगले एक के लिए 2 सेक्रीफाइस किया, इसी को कहते हैं मार्जिनल, इसको कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरी गुड। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द कॉस्ट sacrificed for the production of the cost sacrificed of cloth for the production of wheat is referred as an opportunity cost. Means the cost sacrificed for the production of alternative product, दूसरे प्रोडक्ट के लिए जितना हमने सेक्रीफाइस किया, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। और एक एडिशनल यूनिट के लिए जितना सेक्रीफाइस करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बताना एडिशनल कॉस्ट के लिए। हाँ, अपॉर्चुनिटी क्या है? ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट के लिए, और मार्जिनल क्या है? 1 एडिशनल यूनिट के लिए। अच्छा, क्लियर? ओके, 1 एडिशनल यूनिट। The cost we sacrifice for the alternate product, that's the opportunity cost, and for the additional 1 additional unit के लिए marginal 1 additional unit। गुड। ये क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? अब अगर आपसे पूछता है अरे ग्राफ समझा दो। हाँ, मैं आ रहा हूँ, ग्राफ सामने है, वही समझाऊंगा डियर, एक एक पॉइंट समझाएंगे। अब जैसे आपसे डिफिनीशन पूछता है व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो डिफिनीशन क्या याद रखोगे?
graphical representation of all possible combination of two goods that can economy produce when the resources are fully and efficiently employed. Available resources. हाँ. Is it clear? अब देखो यहाँ पे wheat है, यहाँ cloth है. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सेस, ये जो नीचे का एक्सेस है वो एक्स एक्सेस है. एक्स एक्सेस पे उस प्रोडक्ट को लेंगे जिसको कि हम गेन कर रहे हैं. तो ऊपर देखो हमने गेन किसको किया है, मतलब व्हीट, मतलब फूड आइटम का प्रोडक्शन इंक्रीज करा है. वीट. हाँ, तो हाँ जी, नीचे वीट को किया 0 से 5 तक हो गया. हाँ, और जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको हम वाई एक्सेस पे लेते हैं. जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको हम क्या लेते हैं, वाई एक्सेस पे लेते हैं. इज इट क्लियर? वाई एक्सेस पे. अब देखो कि जब 0 यूनिट ऑफ व्हीट था तो क्लोथ का प्रोडक्शन कितना था, 15. जब 1 यूनिट ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन हुआ तो देयर इज अ 14 यूनिट्स ऑफ क्लोथ. वन के सामने में 14 है. क्लियर है? हाँ जी सर. फिर सेकेंड यूनिट ऑफ व्हीट एंड यू आर प्रोड्यूसिंग 12 यूनिट ऑफ क्लोथ. Then third unit of wheat and you are producing and 10 units of clothes. 10 units. Fourth unit of wheat you are producing 5 unit of cloth. Yes. And 5 unit of wheat you are producing 0 unit of cloth. अब इसी पॉइंट्स को जब हम मैच कर देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा और इसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ओके सर. एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल एंड डायग्राम आप मुझे बना के बताओ. अच्छा. सर फिर वो टेबल जो डेटा अपने आप लो. ध्यान रखना कि मान लो इधर जिधर व्हीट है उधर कुछ भी ले लो, गन ले लो, और जिधर क्लोथ है उधर आप फूड आइटम ले लो अपने हिसाब से. गन बटर. हाँ, और गन्स एंड बटर. हाँ, तो गन 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5. अब जो यहाँ पे गुड्स आइटम है वो 20 से स्टार्ट कर लो, पहले 20, फिर 2 माइनस कर दो 18, और अब रिडक्शन बढ़ाते जाओ. पहले 2 किया तो 3 होगा, फिर 4 होगा. तो एक शेड्यूल बनाओ, फिर डायग्राम बनाओ. ठीक. तो पॉसिबिलिटी 6 नहीं है. हाँ, ग्राफ बनानी है आपको. अच्छा. 120 बटर 0 B 118 बटर 19 17 10. Now you can show me. Yes, sir.
तो मैंने जब हमने गन्स 20 ली तो बटर 0, जब हमने गन्स 19 ली तो बटर मुझे मुझे 1। मुझे पेज दिखा दो ना, पेज दिखा दो ना कैमरे पे। सर कैसे शो करूँ रजिस्टर, वो फोकस नहीं हो पाएगा। अपने फेस जैसा, जहाँ पे फेस है तुम्हारा लेके आओ, दिख जाएगा। ओके, जैसे आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट वैसे आपको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एजम्पशन क्या है? एजम्पशंस ये है कि वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली टू गुड्स, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लिमिटेड। यस, ये तीन चीजें इसकी एजम्पशंस है। अब जो ये टॉपिक आ रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसी का नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। MOC और MRT इज द सेम थिंग। MOC मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसी का दूसरा नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका फॉर्मूला होता है कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड अपॉन कमोडिटी गेन्ड। ये देखो, चेंज ऑफ क्लोथ मतलब कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड अपॉन कमोडिटी गेन। सर ये आज ये प्लास्टिक की क्लास ये हुआ है। हाँ, स्कूल में, राइट। हाँ जी सर। अब देखो यहाँ पे कि पहली बार तो 0 और 15 है, कोई बात नहीं। अगली बार जब 1 यूनिट हमने पढ़ाया, उसके लिए 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया, तो पहला जो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1:1 है। अगले 1 यूनिट ऑफ फूड के लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? 2:1। 1 से 2 1 इंक्रीज हुआ, इधर 14 to 12 डिक्रीज हो गया, 2 डिक्रीज। फिर अगले 1 यूनिट के लिए 3 डिक्रीज हो गया, अगले के लिए 4। होता जा रहा है। हाँ, अब तो यही रीजन है। ये जो पीपीसी का शेप है, जो पीपीसी का कर्व का आप शेप देख रहे हो जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, ठीक है, इस शेप को क्या कहते हैं? इट इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। आपसे पूछेगा व्हाट इज द शेप ऑफ पीपीसी, पीपीसी कर्व कैसा होता है, तो इट इज ऑलवेज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। एक आंसर हो गया। अब यही क्वेश्चन पूछ देगा व्हाई इट इज कॉनकेव, ये कॉनकेव क्यों होता है? तो it is concave to the point of origin because of increasing MRT. Yes, increasing MRT or increasing marginal opportunity cost. अब इसी के बेसिस पे देखो what are the properties of PPC. The properties of PPC क्या है? It is downward sloping, नीचे की ओर downward slope कर रहा है, and it is concave to the point of origin. अब आपसे concave to the point of origin, yes. हाँ, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ देगा why it is sloping downward, ये नीचे की ओर डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है? तो उसका आंसर है, लिख लो आप, ड्यू टू लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ड्यू टू लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यस। ऑल ऑफ दीज आर वन मार्कर क्वेश्चन, स्कूल में नहीं बताया होगा आपको। हाँ जी। अब आता है व्हाट इज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है sacrificing of one commodity for other because resources are constant। क्योंकि आपकी रिसोर्स कांस्टेंट है, इसलिए जैसे एक कमोडिटी बढ़ता है तो दूसरा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और इसी चीज को कहते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। कॉनकेव क्यों होता है ये तो ऑलरेडी आपने बताया था, क्या है, व्हाई इट इज कॉनकेव? क्योंकि जो MRT और MOC है वो इंक्रीज हो रहा है। हाँ, अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड कि जो MOC ये PPC कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब कांस्टेंट होगा। हाँ, अब ये शेड्यूल एंड डायग्राम आप नोट भी कर सकते हो या पिक्चर लेके रख सकते हो। पिक्चर।
अब आता है कैन पीपीसी बी कॉन्वेक्स, क्या पीपीसी कन्वेक्स हो सकता है? यस, इफ द अगर मार्जिनल डिक्रीज होगा ऑपोजिट, तो हाँ ये भी स्लाइड ले लो, देन इट विल डिक्रीज, अपोजिट हो गया। इसका भी पिक्चर लेके और रखो। ग्राफ में भी है, ग्राफ में भी डिक्रीज होगा, एमआरटी। यस, तो टेक अ पिक्चर, क्योंकि ये सारा होमवर्क दूंगा आपको, बना के दिखाना है मुझे। ओके फाइन। इन फिगर से हटके इमेजिनरी फिगर, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट आता है, ये अब आ गया एप्लीकेशन बेस्ड। डज प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन पीपीसी कर्व? क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी कर्व पे ही होता है या अंदर भी होता है? देखो, जब हमने डिफिनीशन पढ़ा था तो क्या बताया था? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन। अब वर्ड पे ध्यान दो, मैक्सिमम पॉसिबल, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो आउटर लाइन है ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है, इट मींस इट इज अ फुल्ली एम्प्लॉयड, means when PPC is working on the green line on A point and B point, then it is fully employing the resources. But if the production is below the line, below this A and B line, then economy is working unemployed or unutilizing of resources, underemployment of resources. तो जो ऊपर क्वेश्चन आया, डज प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन द पीपी कर्व? आंसर होगा नो, इट कैन बी ऑन द पीपी कर्व as well as inside the PPC curve. On the PP curve when there is a maximum production, and inside the production possibility curve when it is underutilizing the resources. Is it clear? Yes. You can scroll. अब देखो थोड़ा सा और, क्या पीपीसी इसके बाहर भी जा सकता है, ग्रीन लाइन से बाहर भी जा सकता है? वो बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे है कि देखो ये ब्लू लाइन है। अभी मान लो कि हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन, मान लो आपकी स्टडी का टाइम है और उस स्टडी में आप 70% स्कोर कर रहे हो, जो भी आपकी पोटेंशियल है, तो उस 70% ब्लू लाइन है। अगर आपने पढ़ना कम कर दिया, लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं अच्छी हो पाई, तो आपका परफॉर्मेंस 50% पे आ गया, तो ये क्या हो गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो इंक्रीज हो गया 90 हो गया। और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, कुछ नई चीजें इकोनॉमी में आ गई, तो आपका पीपीसी ऊपर जा सकता है। तो अभी अब इस पर क्वेश्चन पूछूंगा, ड्यू टू कोविड-19 व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन पीपीसी? सर इंक्रीज होगा। कोविड-19 की वजह से प्रोडक्शन क्या होगा? अच्छा प्रोडक्शन पूछ रहे, मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ। नहीं नहीं सर डिक्रीज हुआ है बहुत ज्यादा। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अर्थक्वेक अगर होगा तो उसकी वजह से पीपीसी पे क्या असर होगा? फॉल इन प्रोडक्शन। अम्फान अगर आया उड़ीसा और बंगाल में, उसकी वजह से पीपीसी पे क्या असर होगा? सर वो भी और गिर जाएगा। हाँ, और ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाइक डिजिटल वर्ल्ड, व्हाट हैपेंड टू द पीपीसी? इंक्रीज। अभी देखो डिजिटल वर्ल्ड है तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं, वी आर सिटिंग एट डिस्टेंस, फिर भी हमारी पढ़ाई हो पा रही है। ये कब हो पा रही है? जब हमने उसका यूज किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया। टेक्नोलॉजी डेवलप करी। हाँ, तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के केस में पीपीसी क्या हो जाएगा? अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और रिडक्शन इन टेक्नोलॉजी की वजह से पीपीसी क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आपका क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट है। न्यू पीपी कर्व शिफ्ट टू द राइट when there is a more supply of resources, there is a better technology, और less कब होगा? fall in population due to destruction of capital, earthquake, calamities, etc. What and how much to produce we can also explain with the help of PPC. अब हमारे पास दो चीज का प्रोडक्शन है, फूड एंड क्लोथ। अच्छा अभी देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो हमारी महिंद्रा है
वो बेसिकली स्कॉर्पियो और अच्छी अच्छी कारें बनाती है, ठीक है। और अभी उसे जरूरत पड़ा तो उसने क्या बनाना शुरू कर दिया, वेंटिलेटर। हाँ। तो मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी अकॉर्डिंग चीजें प्रोड्यूस की जाती है, राइट। तो जो जो चीजें ज्यादा जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग चीजें प्रोड्यूस हो जाएगी। तो गिवन टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्शन अब ये शिफ्ट हो सकता है। हमारी जो डी पॉइंट है जो ग्रीन लेटर में लिखी हुई है, ये हमारा दोनों का एक बैलेंस प्रोडक्शन है। लेकिन अभी जरूरत है वेंटिलेटर का, तो कार प्रोडक्शन छोड़ के हम और ई और एफ की तरफ आ गए, वेंटिलेटर की ये तरफ आ गए, ठीक है। और जैसे ही हमारा नॉर्मल सिचुएशन होगा तो हम फिर से किधर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे एबीसी की तरफ, जहां पे क्या प्रोडक्शन होगा, कार का प्रोडक्शन होगा। गॉट इट। तो क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ये डिपेंड करती है हमारी जरूरत के हिसाब से, और कौन सी चीज हमारे लिए लीस्ट कॉस्ट में प्रोडक्शन हो पा रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। इसका टेबल कैसे होगा? क्या चीज? जो जैसे ग्राफ था, पहले हमने कार्ड्स की प्रोडक्शन दिखाई, उसके बाद दोनों की, फिर एकदम से वेंटिलेटर की, तो उसका टेबल कैसे बनेगा सर? जो टेबल पीछे बनाया था वही टेबल बनेगा, जो हमने पहले टेबल लिया था ना वीट और क्लोथ का, वही टेबल है। अब उसी को अलग तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, नथिंग एल्स। आवाज आ रही है आपको? सिवीन, आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कौन सी चीज प्रोड्यूस करेंगे और कितना। तो मैंने एग्जांपल बताया, अब वहां पे फूड एंड क्लोथ का एग्जांपल था, यहाँ पे कार और मेडिकल वेंटिलेटर का एग्जांपल ले सकते हैं। डिपेंड कि रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा है, किस चीज की डिमांड ज्यादा है, उस चीज को प्रोड्यूस करेंगे। आई बात समझ में? ग्राफ तो सेम लेंगे, जो हमने कॉनकेव का जो ग्राफ बनाया था वही ग्राफ यहाँ पे भी रहेगा, 20 0 देन 18 एंड 1। इज इट क्लियर? यस सर। नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर क्लियर है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमने पहले भी कर रखा है। यस। अब ये स्लाइड देख के मुझे एक्सप्लेन करो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आप बताओगे। इस स्लाइड को देख के। हाँ, सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस कमोडिटी की कॉस्ट है जो हमने सैक्रिफाइस करी है टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट कमोडिटी। एग्जैक्टली। अभी अगर हम 1 घंटे हमारे साथ आप हो, 1 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते बताओ। सर मे भी आया वो सो रहा होता सर, यार क्या पता। पबजी खेल रहे होते? नहीं सर मैं खेलता हूँ। अच्छा। अभी तो सर 6 बज रहे हैं, हाँ तो फिर नहीं सो नहीं रहा होता। हाँ मे बी कोई और काम कर रहा होता है। हाँ, तो कोई और काम छोड़ के जो आप पढ़ाई कर रहे हो, एंड दैट इज हाँ सैक्रिफाइस किया। दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस। दिस इज द लाइव एग्जांपल, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। बिंज वॉचिंग। तो अल्टीमेटली हमने पीपीसी कर लिया। पीपीसी एक बार आप बताना व्हाट इज पीपीसी। सर पीपीसी इज द combination of two commodity, the maximum possible combinations of with sacrifice to make a commodity. Yes. With two commodities with the given resources. Very and good. Technology, available resources. Yes. And what is production possibility schedule?
सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल जो मतलब एक तरह से जैसे वो टेबल होता है ना, हाँ हाँ, जो शेड्यूल न्यूमेरिकली प्रेजेंट करते हैं, दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, शेड्यूल ऑफ नंबर्स। हाँ, और ग्राफ में जब प्रेजेंट करते हैं उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ओके ओके राइट। what is marginal opportunity cost? the cost which we sacrifice to make an commodity. चलो गुड। अब हमारे पास जो इकोनॉमिक्स है उसके दो ब्रांच है जो हमें पढ़ना है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में लास्ट क्लास में भी बताया था, हम इंडिविजुअल चीजों के बारे में पढ़ते हैं। yes. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं, द होल इकोनॉमी। या वेरी गुड। तो आपसे अब ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? यस सर। एक बार आप स्लाइड को देख के मुझे एक्सप्लेन करोगे, आपको पता है ऑलरेडी, तो एक एक पॉइंट बताना क्या है। ओके सर, पर्पस से स्टार्ट करना है। Macroeconomics deal with the determination of price and output in the individual firm or market. And macroeconomics deal with the determination of the aggregate measures such as total output or employment, aggregate price level. सर माइक्रोइकोनॉमिक्स बेसिकली हुआ है जो एक इंडिविजुअल आउटपुट पे फोकस करती है मार्केट में, उसका प्राइस वगैरह। और जो मैक्रोइकोनॉमिक्स है वो तो एज अ होल इकोनॉमी, मतलब जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते, कोई भी जैसे लेते हैं तो वो पूरा उसके ऊपर दिखाती है। गुड। एम्प्लॉयमेंट जैसे हो गया, और वो इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं दिखाता। माइक्रोइकोनॉमिक्स का it aims at optimal allocation of resources. And macroeconomics aims at the determination of aggregates, output and national income and employment level in the economy. Clear है concept? Significance, study of behavior. एक सेकेंड सर, इसका मतलब ये होना कि मैक्रोइकोनॉमिक्स पूरे जैसे पूरे एम करती है कि जो पूरे जो भी जैसे पॉपुलेशन है सबको सबके पास रिसोर्सेज पहुंच जाए। यस। और मैक्रो इकोनॉमिक्स करती है जैसे कोई भी नेशनल इकोनॉमी में पहुंचे, पूरे देश में क्या चल रहा है, कैसे होगा, अभी लोग ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ जो हर एक इंडिविजुअल के पास, हाँ, ये मजदूर बेचारा कैसे अपना जिंदगी जिएगा, हमारी पढ़ाई कैसे हो पाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ऑलमोस्ट वी आर फिनिश्ड विद द फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर। जो हमने पहले डिस्कस किया था, व्हाट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जो कि सेंट्रली प्लान्ड है, जिसको कि गवर्नमेंट प्लान करती है और चलाती है, जैसे चाइना। ठीक है, दैट इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज नोन एज अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको गवर्नमेंट ही प्लान करती है किसका प्रोडक्शन होगा, किसको नौकरी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट एंड दैट इज नोन एज अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। राइट? Then there is a capitalistic economy, जहां पे कि प्रॉफिट मोटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक प्रोड्यूसर हमेशा कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है इसी को देख के कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितनी मिल पा रही है। अगर प्रॉफिट मिलेगा तो काम करेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा। ऐसे इकोनॉमी को कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। एंड इंडियन इकोनॉमी, यू राइटली सेड अर्लियर, इट इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी वेयर देयर इज अ बोथ काइंड ऑफ इकोनॉमी को एग्जिस्ट। जहां पे दोनों तरह की इकोनॉमी को एग्जिस्ट होती है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। There is some differences between planned economy and market economy. इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? GAME, game. G for government role, A for aim, M for meaning, E for element of competition. गवर्नमेंट रोल, प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट रोल ज्यादा होता है, मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट रोल कम होता है। एम, प्लान्ड इकोनॉमी का एम होता है सोशल वेलफेयर, मार्केट इकोनॉमी का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मीनिंग, प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब है वेयर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, मार्केट इकोनॉमी का मतलब है वेयर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट। एलिमेंट ऑफ कंपटीशन,
जो प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, एंड जो मार्केट इकोनॉमी है वहां एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय द मार्केट, एवरीथिंग इज देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। क्लियर है? Sibin, I'm not hearing you. Sibin, I'm not hearing you. Hello? I'm not hearing you, Sibin. आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आप सुन ही नहीं रहा था, अब आ रही है। सर मैं आपकी आवाज 4 स्लाइड पहले से नहीं आ रही थी। ओहो। जैसे अभी मैंने अपने स्पीकर चेक किए हैं तो लैपटॉप के, वो म्यूट हो गए थे अपने आप। अच्छा अच्छा। मैं बोल रहा था, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। हाँ, आप बोल रहे थे, आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ सर, मैं तब से बोल रहा था। अच्छा, अब आइए, जब मैंने री अनम्यूट किया। माइक्रो मैक्रो तो हो गया ना, उसके बाद मैंने ये डिफरेंस बता। के बाद से चली गई एकदम से, मेरी भी चली गई और आपकी भी नहीं आ रही थी। हाँ, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्लियर है? अब सर मैं पढ़ लूँ एक बार? हाँ, पढ़ लो। हाँ जी सर, ये क्लियर है। चल गुड। अब ये दूसरी हमारे पास है मार्केट इकोनॉमी, वेयर एवरी एक्टिविटीज आर डन थ्रू द मार्केट फोर्सेस। जिसकी डिमांड होगी वो बिकेगा, जिसका डिमांड नहीं होगा वो नहीं बिकेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस है सामने। डिफरेंस को याद करेंगे एक सिंपल वर्ड में, गेम। जी फॉर गवर्नमेंट रोल, ए फॉर एम, एम फॉर मीनिंग, ई फॉर एलिमेंट ऑफ कंपटीशन। गवर्नमेंट रोल, तो प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट रोल सब कुछ होता है, मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट रोल नहीं होता। एम, प्लान्ड इकोनॉमी का एम होता है सोशल वेलफेयर, मार्केट इकोनॉमी का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एम, मीनिंग, प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब है where each and every activities of the is done by the government, और मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, by the demand and supply market। एलिमेंट ऑफ कंपटीशन, प्लान्ड इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं होता और मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन। तो दिस इज योर टेस्ट योर नॉलेज। 11 क्वेश्चन इज देयर, इसका आप पिक्चर ले लो। अब ये मुझे आंसर लिख के भेजोगे। सर आप इसको थोड़ा छोटा कर दो। छोटा कर दिया। हाँ सर, अब बेटर है। टेक द पिक्चर ऑफ दिस 11 क्वेश्चन। Done. Done. So we are also done with the first introduction chapter, right? Okay. So your class will be scheduled on TTS, Tuesday, Thursday, Saturday, 5 to 6. Okay. ये पॉइंट टाइम नोट कर लो, कोई और क्लास इस टाइम पे मत रखना। My class is fixed at TTS, Tuesday, Thursday, Saturday. हाँ जी सर, मेरी 4 क्लास ही होती है ना, मतलब 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो अकाउंट्स की थी अभी 3 to 4। हाँ। अब कल मैथ्स की है 4 to 5। हाँ। और बिजनेस स्टडीज की है 3 to 4। तो मेरा टाइम आप नोट कर लो डायरी में। कर लिया सर मैंने अभी। Tuesday, Thursday, 5 to Saturday. 6 है। हाँ, Tuesday, Thursday, Saturday, 5 to 6. So now we are meeting on. सर आप मेरा नंबर नोट कर लो सर, उसी पे इनवाइट भेज देना, मीटिंग इनवाइट। नहीं, जो आज का इनवाइट है ना वही नोट कर लो, हमेशा वही रहेगा, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। ओके फाइन सर। वही मेरा आईडी, वही मेरा पासवर्ड है। 5 बजे आप आ जाना सीधे, ठीक है? वैसे मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है, जिसपे मैंने आपको मैसेज भेजा, व्हाट्सएप में मैसेज, आप चेक कर लो एक बार। हाँ सर, मैंने देखा था आपको, मैंने मैसेज बैक भी किया था ट्रू कॉलर पे। हाँ, तो आगे से मैं उस पे से उसी पे भेज दूंगा, ठीक है? हाँ जी सर। चलो, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा। बाय सर। बाय।